हाँ तो नमस्कार साथियों, मैं हूँ लाल मोहन कुमार। तो आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा आपका छोटा सा यूट्यूब चैनल साइंस एक्सप्रेस है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग 12th का फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जो कि आपके इस साल बोर्ड एग्जाम में बहुत ही हेल्प होने वाला है मेरे दोस्त। सारे के सारे प्रश्न मेरे दोस्त यहीं से रहेंगे, मेरे दोस्त यहीं से रहेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। तो दोस्तों वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों आप लोगों का मन में एक डाउट चल रहा होगा कि यह PDF कहाँ मिलेगा। तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिए हुए हैं, टेलीग्राम का लिंक दिए हुए हैं, वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा। और आपको मैं व्हाट्सअप नंबर भी दे रहा हूँ, फ़ोन मत कीजिएगा, ठीक। मैं ग्रुप में जोड़ देगा, अपना नाम भेजिएगा 62 043 77 8 72, ठीक। अपना नाम जरूर भेजेंगे, मैं फ़ोन मत कीजिएगा मेरे दोस्त। मेरे पास अपना नाम जरूर भेजिएगा, मैं ग्रुप में जोड़ देगा, वहाँ पे PDF नोट्स आपको मिल जाएगा। तो मेरे दोस्त बिना देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग इसको खलास करते हैं मेरे दोस्त। बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्त, क्योंकि आपके 30 ऑब्जेक्टिव यहाँ से मिलेंगे मेरे दोस्त, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए, तो आपके सामने पहला प्रश्न है, देखिए मेरे पहला प्रश्न है, एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है, जिसके परिमाण +3.2 10⁻⁻⁻, चाहे 10⁻⁻⁹ कूलम एवं -3.2 10⁻⁻⁹ कूलम है, ठीक है। प्लस माइनस में आप कह सकते हैं दोनों को, ठीक है। और उनके बीच की दूरी आपका कितना दिया हुआ है, दूरी कितना दिया हुआ है 2.4 × 10⁻10 मीटर दिया हुआ है। तो विद्युतीय द्विध्रुव का आघूर्ण ज्ञात कर देना है मेरे दोस्त। क्या कर देना है? आघूर्ण ज्ञात कर देना है मेरे दोस्त। तो मेरे दोस्त फार्मूला क्या होता है मैं आपको बता दूं। P बराबर होता है मेरे दोस्त P वेक्टर, यहाँ पर आप कह सकते हैं P वेक्टर, ठीक है। देखिए Q × R वेक्टर होता है। फार्मूला क्या होता है? P वेक्टर Q × R वेक्टर। आपको क्या निकालना है? यहाँ पे P आपका क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण है, यही आपको निकालना है, ठीक है। यही आपको निकालना है मेरे दोस्त, ठीक है। देखिए निकालने के बाद क्या करना है? Q का मान कितना दिया हुआ है? प्लस माइनस दोनों में दिया हुआ है, प्लस में और माइनस में दोनों दिया हुआ है। तो आप किसी एक को ले लेंगे, ठीक है। तो 3.2 हो जाएगा × 10⁻⁻⁹ और गुना में आपका यहाँ पर क्या है? R वेक्टर का R का मान मतलब दूरी का मान कितना दिया है? यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 2.4 × 10⁻10 दिया हुआ है। क्या 10 दिया हुआ है। जब गुना करेंगे 3.2 में और 2.4 में तो क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? 7.68 आ जाएगा। × 10⁻⁻⁹ 10⁻−10 क्या हो जाएगा? 10⁻−29 हो जाएगा। क्या आएगा? 7.68 × 10⁻, आपका यह -19 और यहाँ पे -10 का हो जाएगा, -29 हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन 20 हो जाएगा मेरे दोस्त। फार्मूला क्या था? P वेक्टर बराबर Q × R वेक्टर। क्या था? Q × R वेक्टर। फार्मूला आपका यही है, ठीक मेरे दोस्त। यहाँ पे बैठा लेंगे, आपका गुना करेंगे 7.68 × 10⁻29 ठीक है 29 क्या आ जाएगा? आपके यहाँ पे इतना आ जाएगा। क्या आ जाएगा? करेक्ट ऑप्शन 20 हो जाएगा मेरे दोस्त। क्या होगा मेरे दोस्त? कूलम पर मीटर हो जाएगा। कूलम पर मीटर क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन 20 हो जाएगा। क्या होगा? 7.68 × 10⁻29 10⁻29 कूलम पर मीटर हो जाएगा, ठीक मेरे दोस्त। चलिए, आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? फॉर्मूला क्या था? P वेक्टर मतलब द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या था? P वेक्टर द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या था? P वेक्टर × Q × R वेक्टर, ठीक मेरे दोस्त। यही फॉर्मूला था, ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ पे बैठाएंगे, आपका आ जाएगा Q का मान मतलब आपका A बैठाइए तो और R का मान यहाँ दिया है 2.4, ये बैठा लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मेरे दोस्त, आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने सेकंड नंबर प्रश्न है। देखिए मेरे दोस्त, 64 समरूप बूंदे जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है, प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। बड़े बूंद की धारिता ज्ञात करना है मेरे दोस्त। क्या करना है? बड़े बूंद की धारिता ज्ञात करना है मेरे दोस्त, ठीक है दोस्तों। देखिए फॉर्मूला क्या होता है इसका? 64 गुने, देखिए 64 गुने छोटे का 4π/3 R3, छोटे का R3। फिर उसके बाद क्या होगा? 4/3 × π बड़ा R3। क्या होगा? बड़ा R3। तो आपको क्या करना है? देखिए मेरे दोस्त, 4π3 या पाई कट जाएगा, 4π3 या पाई कट जाएगा। क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो क्या बचेगा मेरे दोस्त? यहाँ पे देखिए 64 गुने छोटा R3 बराबर बड़ा R3। क्या बचा था हमारा? क्या 64 गुने छोटा R3 बराबर बड़ा R3 बचा था मेरे दोस्त। बड़ा R3 जब इधर आएगा, जब आपके यहाँ से Q हटेगा तो इधर क्या चढ़ेगा? रूट चढ़ेगा, क्यूब चढ़ेगा। जब क्यूब चढ़ेगा तो आपका 64 का क्या क्यूब आएगा? 4 का 4 4 4 4 16 16 64 4 गुने 4 गुने 4 तो क्या आएगा? 4 आ जाएगा।
चार आ जाएगा। और आपका यहाँ पे RQ है, तो आप जब RQ को इधर भेजेंगे तो बड़ा RQ हो जाएगा, छोटा RQ हो जाएगा। ठीक, क्या आ जाएगा मेरे दोस्त क्या आ जाएगा, छोटा RQ। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ठीक है, क्या होगा 4Q, मानिए कि आपका एगो R का मान, मतलब मानिए कि आपका R का मान कितना आ गया, 4 आ गया। R का मान 4 आ गया, एक R का मान R1 का मान 4 आ गया, और 5 को माइक्रोफैराड बोल रहा है बड़ा बिंदु बनाने के लिए, तो 5 से गुना कर देंगे तो 5 चौका 20 माइक्रोफैराड आ जाएगा। क्या आएगा, 5 चौका 20 माइक्रोफैराड, करेक्ट ऑप्शन 20 हो जाएगा। ठीक, 20 हो जाएगा। आप लोग समझ में आया कि नहीं आया, चमका कि नहीं चमका। चलिए आगे देखते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, मैं फिर बता देता हूँ, 20 माइक्रोफैराड, करेक्ट ऑप्शन 20 हो जाएगा। चलिए उसके बाद आपके सामने तीसरा प्रश्न है, किलोवाट घंटा मात्रक है मेरे दोस्त। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है मेरे दोस्त, 3 का। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, ऊर्जा का है, एकदम करेक्ट ऑप्शन ए से हो जाएगा। क्या होगा, ऊर्जा का है, करेक्ट ऑप्शन ए से हो जाएगा मेरे दोस्त। किसका, ऊर्जा का। ठीक, किसका, ऊर्जा का, एनर्जी का। ठीक मेरे दोस्त, एनर्जी का। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने चौथा है, विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। बीजगणितीय योग कितना होता है मेरे दोस्त, विद्युतीय परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है मेरे दोस्त, कितना होता है, 4 का मेरे दोस्त। कितना होता है मेरे दोस्त, क्या बात है, शून्य होता है, 0 होता है। क्या होता है, शून्य होता है, 0 होता है, करेक्ट ऑप्शन सी से हो जाएगा मेरे दोस्त। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने 5 नंबर प्रश्न है, चुंबकशीलता की बीमा है मेरे दोस्त। चुंबकशीलता की बीमा क्या होगा, चुंबकशीलता मेरे दोस्त बताएंगे फटाफट। चुंबकशीलता की बीमा यानी डायमेंशन, चुंबकशीलता का फॉर्मूला यानी आपको क्या कह सकते हैं, डायमेंशन कह सकते हैं। क्या होगा, ml_t का पावर -2 I का पावर -2। क्या होगा मेरे दोस्त, ml_t का पावर -2 I का पावर -2, करेक्ट ऑप्शन ए से हो जाएगा। क्या होगा मेरे दोस्त, ml_t का पावर -2 और आपका I का पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, LR परिपथ की प्रतिबाधा है। प्रतिबाधा मेरे दोस्त बताइए, प्रतिबाधा क्या होगा, LR की परिपथ की, LR जो परिपथ है आपका, उसका प्रतिबाधा क्या होगा मेरे दोस्त, क्या होगा, D हो जाएगा, √R² प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू L²। क्या होगा मेरे दोस्त, करेक्ट ऑप्शन D से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या सही होगा, D सही होगा। क्या सही होगा, डी सही होगा। क्या होगा, √R² प्लस ओमेगा² इंटू L², √R² प्लस ओमेगा² इंटू L²। ठीक, करेक्ट ऑप्शन डी से हो जाएगा। चलिए उसके बाद आपके सामने 7 नंबर प्रश्न है। 7 नंबर है, विद्युत, देखिए एक सेकंड, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है मेरे दोस्त। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है मेरे दोस्त। मैं आपको बता दूँ, आपको याद रखने का, आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ई वेक्टर इंटू बी वेक्टर मार देंगे, गलत हो जाएगा मेरे दोस्त। आपको क्या याद रखना है, ABCD में सबसे पहला वर्ड क्या आता है, बी आता है। सबसे पहला वर्ड बी आता है, ABCD में सबसे पहले बी, तब बाद में ई आता है। ABCD ई, तब ई आता है, पहले बी आता है बाद में ई आता है। तो आपको क्या याद रखना है, बी वेक्टर इंटू ई वेक्टर, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी से हो जाएगा। ठीक है, पहले बी आता है, बी वेक्टर। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा, पहले बी आता है, पहले बी बाद में ई, पहले ई नहीं आता है, इसलिए डी नहीं होगा। क्या होगा, सी करेक्ट हो जाएगा, बी वेक्टर इंटू ई वेक्टर के समानांतर मेरे दोस्त। क्या होगा, बी वेक्टर इंटू ई वेक्टर के समानांतर, करेक्ट ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक सेकंड, जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है। जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है मेरे दोस्त। 8 के बताएंगे फटाफट। क्या बात है मेरे दोस्त, क्या होगा, घटता है। क्या होगा, घटता है, एकदम मेरे भाई घटता है। चलिए करेक्ट ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने 9 नंबर है, आयाम मांडुलन सूचकांक का मान होता है मेरे दोस्त। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्त। आयाम मांडुलन सूचकांक का मान होता है, क्या होता है, 0 से 1 के बीच होता है, करेक्ट ऑप्शन सी से हो जाएगा। 0 तथा 1 के बीच होता है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 10 नंबर, नॉर गेट, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है मेरे दोस्त। नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक मेरे दोस्त, नॉर गेट, नॉर द्वारक क्या होगा मेरे दोस्त। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले बताइए और गेट का क्या होता है। और गेट का आपका क्या होता है, A + B = Y। अगर आपको n लगा देंगे यानी नॉट काटी, ऊपर हाइफन लगा देंगे तो क्या होगा, A + B आपका और गेट, ऊपर ये लग गया था, क्या हो गया, नॉर गेट हो गया। करेक्ट ऑप्शन डी से हो जाएगा मेरे दोस्त। क्या होगा मेरे दोस्त, डी से हो जाएगा मेरे दोस्त। आपका यहाँ पे देखिए नॉर गेट है ना, नॉर गेट में आपका नॉट गेट और प्लस और गेट दोनों है, नॉट गेट प्लस और गेट दोनों है। ठीक, नॉट गेट और गेट दोनों है।
तो जब दोनों है तो आपको यहाँ पे नॉर गेट ज्ञात करना है। तो और गेट का क्या होता है, और गेट का यहाँ पे क्या होता है, ए प्लस बी बराबर वाई होता है। जो ऊपर हाइपन लगा देंगे, जैसे कि यहाँ पे हाइपन लगाया, हाइपन आपका क्या हो जाएगा, नॉर गेट हो जाएगा। इसलिए करेक्ट ऑप्शन डी से हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि यह क्या है, आपका और गेट है। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये आपका क्या है, और गेट है। और आपका ये क्या है, नैंड गेट है। मेरे दोस्त ये भी पूछता है, याद रख लीजिएगा। ये क्या आपका नैंड गेट है, और ये आपका क्या है एंड गेट है। क्या है, एंड गेट है। मेरे दोस्त क्या है, यह एंड गेट है। और आपका यह क्या है, नॉर गेट है। आपका यही नॉर गेट पूछा है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन डी से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न मेरे दोस्त आपके सामने 11वां प्रश्न है। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। एक आवेशित चालक की सतह के, एक आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। मेरे दोस्त क्या होती है, सतह के लंबवत होती है। देखिए मेरे दोस्त, किसी आवेशित चालक के सतह, मानिए आपका यह सतह है, उसके बिंदु की विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है मेरे दोस्त, लंबवत होती है, 90 डिग्री पर होती है। क्या होती है, लंबवत होती है, 90 डिग्री पर होती है। क्या होते हैं, 90 डिग्री पर होती है मेरे दोस्त, लंबवत होती है। करेक्ट ऑप्शन बी से हो जाएगा। क्या होगा, बी से हो जाएगा। चलिए उसके बाद आपके सामने 12वां प्रश्न है। मुक्त आकाश का परावैद्युतांक होता है। मेरे दोस्त मुक्त आकाश का परावैद्युतांक होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है मेरे दोस्त, बहुत ही अच्छा प्रश्न है यह, बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्त। मुक्त आकाश का परावैद्युतांक होता है, कितना होता है मेरे दोस्त, क्या होगा, आप लोग इसको याद मत रखिएगा, -9 वाला याद मत रखिएगा। ठीक, -9 वाला याद आपको नहीं रखना है। क्या करना है, -9 वाला आपको याद नहीं रखना है मेरे दोस्त। क्या होगा, -12 वाला याद रखना है। ठीक है, -12 वाला क्या इसको कैसे पढ़ेंगे, 8 इंटू, चाहे आप कह सकते हैं 8.85 गुने 10 के पावर -12 फैराड पर मीटर। क्या होगा दोस्तों, 8.85 गुने 10 के पावर -12 फैराड पर मीटर, या 8.85 इंटू 10⁻² फैराड पर इनवर्स मीटर बोल सकते हैं मेरे दोस्त। करेक्ट ऑप्शन सी से हो जाएगा। क्या से होगा मेरे दोस्त, सी से हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न मेरे दोस्त आपके सामने 13वां प्रश्न है। 13वां प्रश्न देखेंगे ध्यान से। 13वां प्रश्न है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है मेरे दोस्त, क्या होती है मेरे दोस्त, 13 का विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, V²/R। क्या होगा मेरे दोस्त, V²/R होता है। ठीक, V²/R, आर का प्रतिरोध हो जाएगा, रेसिस्टेंस हो जाएगा R, और आपका V क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। ठीक, तो V²/R होता है विद्युत परिपथ की शक्ति। ठीक, विद्युत परिपथ की पावर क्या होती है, V²/R होती है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका सी से हो जाएगा। चलिए 14वां प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। मेरे दोस्त इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है मेरे दोस्त, क्या मापा जाता है मेरे दोस्त, किसको मापा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फटाफट बताएंगे, क्या बात है, क्या बात है, एनर्जी। क्या होगा, एनर्जी। करेक्ट ऑप्शन डी से हो जाएगा। क्या होगा मेरे दोस्त, एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, ऊर्जा को। करेक्ट ऑप्शन डी से हो जाएगा, एनर्जी को। चलिए उसके बाद आपके सामने चलिए मेरे दोस्त 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न है, लेंज का नियम संबंध है। लेंज का नियम संबंध है मेरे दोस्त, किसके द्वारा, लेंज का नियम किसके द्वारा संबंध है मेरे दोस्त, 15 का बताएंगे। लेंज का नियम किसके द्वारा संबंध है मेरे दोस्त, क्या होगा, एकदम या एनर्जी के द्वारा। लेंज का नियम किससे संबंधित है, एनर्जी से संबंधित है। करेक्ट ऑप्शन सी से हो जाएगा। क्या होगा, एनर्जी से, एकदम एनर्जी से। चलिए अगला प्रश्न 16 नंबर, खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है मेरे दोस्त, कैसा होता है, खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। अंतिम प्रतिबिंब मेरे दोस्त 16 का बताएंगे, क्या होगा मेरे दोस्त, मेरे भाई लोग आप लोग को, ठीक है, वास्तविक एवं उल्टा याद मत रखिएगा। क्या होगा, काल्पनिक एवं सीधा होगा। करेक्ट ऑप्शन सी से हो जाएगा। ठीक, काल्पनिक एवं सीधा, काल्पनिक एवं उल्टा होगा, सॉरी, काल्पनिक एवं उल्टा, काल्पनिक एवं सीधा नहीं, काल्पनिक एवं उल्टा होगा। ठीक, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी से हो जाएगा। ठीक है, खगोलीय दूरदर्शी का अंतिम प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक और उल्टा होता है। चलिए उसके बाद आपके सामने 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न, यदि समान फोकस दूरी f के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तब संयोग की फोकस दूरी होगी। तब संयोग की फोकस दूरी क्या होगी मेरे दोस्त, f/2 हो जाता है, f/2 हो जाता है, फोकस बाई 2 हो जाता है, f/2 हो जाता है। करेक्ट ऑप्शन सी से हो जाएगा मेरे दोस्त। चलिए 18वां प्रश्न है, प्रकाश की अनुप्रस्थ रंग प्रकृति पुष्टि करता है। क्या पुष्टि करता है मेरे दोस्त, किसका करता है, ध्रुवन को करता है। 18 का क्या होगा, सी होगा, ध्रुवन को। ठीक मेरे दोस्त, न कि आप लोग वन विक्षेपण, परावर्तन, व्यतिकरण नहीं होगा, ध्रुवन को होगा। करेक्ट ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए उसके बाद आपके सामने 19वां प्रश्न है,
एक पतले प्रिज्म के रंग के कारण क्या होता है। एक पतले प्रिज्म के रंग का कारण है, क्या कारण है। एक पतले यहाँ पर दोस्तों प्रिज्म नहीं, सॉरी फिल्म है। एक पतले फिल्म, प्रिज्म नहीं मेरे दोस्त, सॉरी। एक पतले फिल्म के रंग का कारण है। एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या है मेरे दोस्त, क्या है 19 को बताएंगे। क्या बात है, व्यतिकरण है। एक पतले फिल्म के रंग के कारण है क्या, व्यतिकरण। करेक्ट ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलिए उसके बाद 20 नंबर प्रश्न है, यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच फाई कोण का कालांतर हो तो शक्ति गुणांक का मान होता है मेरे दोस्त। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है क्या मेरे दोस्त, कॉस स्क्वायर फाई याद मत रखिएगा। कॉस स्क्वायर फाई इसका याद मत रखिएगा, कॉस फाई होता है, स्क्वायर मत याद रखिएगा, कॉस फाई होता है। करेक्ट ऑप्शन डी से हो जाएगा। चलिए उसके बाद आपके सामने 21 नंबर प्रश्न है, स्वप्रेरकत्व का मात्रक है। स्वप्रेरकत्व का मात्रक मेरे दोस्त क्या होगा मेरे दोस्त, आप लोग मेरे भाई लोग याद रखेंगे। स्वप्रेरकत्व का मात्रक वेबर नहीं होगा, क्या होगा, हेनरी होगा। करेक्ट ऑप्शन सी से हो जाएगा मेरे दोस्त। वेबर याद नहीं रखना है, हेनरी याद रखना है। करेक्ट ऑप्शन ये सी से हो जाएगा। स्वप्रेरकत्व का मात्रक सी से होगा, हेनरी। चलिए 22 नंबर प्रश्न है, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। डायनेमो का कार्य का सिद्धांत आधारित है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न मेरे दोस्त, डायनेमो का कार्य का सिद्धांत आधारित है। किस पर आधारित है मेरे दोस्त, फटाफट बताएंगे। 22 का मेरे दोस्त, क्या बात है 22 का भी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। करेक्ट ऑप्शन बी से हो जाएगा मेरे दोस्त है। ऊष्मीय प्रभाव याद मत रखिएगा, ठीक है, ऊष्मीय प्रभाव मत याद रखिएगा और विद्युतीय प्रेरण याद मत रखिएगा। विद्युतीय चुम्बकीय दोनों, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। करेक्ट ऑप्शन बी से हो जाएगा 22 का। क्या होगा मेरे दोस्त, 22 का बी से होगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने मेरे दोस्त, देखिए प्रश्न है, एक सेकंड में थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ, इसका बनाना पड़ेगा। प्रश्न है, एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण I बराबर 0.6 साइन सॉफ पाई टी से निरूपित है तो विद्युत धारा की आवृत्ति है। मेरे दोस्त I बराबर क्या फॉर्मूला होता है, I0 इंटू साइन पाई टी, ठीक है दोस्तों, साइन पाई टी होता है। ठीक मेरे दोस्त, क्या होगा, साइन पाई टी। तो मेरे दोस्त आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे यही फॉर्मूला आता है। देखिए आपको इतना बनाने से जरूरत नहीं होगा। आई बराबर दिया है ना, आई बराबर 0.6 साइन 100 पाई टी दिया हुआ है। आपको क्या करना है, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए जैसे कि यहाँ पे आपको क्या है 100 है, अगर देखिए मेरे दोस्त यहाँ पे अगर 100 है तो आपको सीधे क्या करना है, आधा कर देना है, 50, एकदम 50 हो जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पर 200 होता ना, सीधे आप कर दीजिएगा 100 कर दीजिएगा, एकदम 100 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 500 होगा ना, आप 250 कर दीजिएगा, डायरेक्ट मैं ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक, देखिए यहाँ पे 100 है तो अगर 100 है तो आप क्या मानेंगे 50, एकदम आपका 50 यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, अगर वहाँ पे अगर 500 होगा ना, 500 सीधे आप 250 कर दीजिएगा, 250 बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, 250। अगर वहाँ पे आपका, अगर यहाँ पे आपका 100 का जवाब अगर आपके 1000 होगा ना, 1000 आप सीधे 500 ऑप्शन मार दीजिए, करेक्ट ऑप्शन वही मार दीजिए जो 500 में होगा। तो इस सब ऐसे ही ट्रिक से बना दीजिए। 100 है तो क्या होगा 50 होगा, करेक्ट ऑप्शन 20 हो जाएगा। चलिए आपको चमका कि नहीं चमका, इसके लिए वीडियो को लाइक कीजिए, अभी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक, चलिए 24 नंबर प्रश्न, निकेल है मेरे दोस्त। निकेल क्या है मेरे दोस्त, निकेल क्या है, लौह चुंबकीय। करेक्ट ऑप्शन सी से हो जाएगा। निकेल आपका क्या है, लोहा है एक प्रकार का। निकेल आपका क्या है, एक प्रकार का लोहा है मेरे दोस्त। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए ब्रूस्टर का नियम है मेरे दोस्त, साइन आई पी याद मत रखिएगा, म्यू बराबर 10 आई पी, क्या याद रखिएगा, ब्रूस्टर का नियम म्यू बराबर साइन आई पी याद मत रखिएगा, म्यू बराबर 10 आई पी। करेक्ट ऑप्शन सी से हो जाएगा मेरे दोस्त। इसको क्या बोलते हैं, म्यू बोलते हैं मेरे दोस्त। इसको क्या बोलते हैं, म्यू म्यू बिल्ली खाई नहीं मेरे दोस्त। इसको क्या बोलते हैं, म्यू बोलते हैं, म्यू बराबर 10 आई पी। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या होगा, सी से हो जाएगा। क्या सही होगा मेरे दोस्त, सी से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, ताप बढ़ने के साथ साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है मेरे दोस्त। यहाँ पे मैं आपको ट्रिक से याद करा देगा। ठीक मेरे दोस्त, देखिए मैं तो आपको याद कैसे रखना है। ताप बढ़ने से यानी टेम्परेचर बढ़ने से, आपको टेम्परेचर बढ़ने से अर्धचालक मतलब नॉन कंडक्टर, यानी आपके अर्धचालक नॉन कंडक्टर। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहाँ पे देखिए ताप बढ़ने से अर्धचालक, और अर्धचालक आपको क्या सोचना है, अर्धचालक और चालक अच्छा होता है और चालक अच्छा नहीं होता है। उसी तरह अर्धचालक मतलब इसका नहीं लूज है, इसको नामे रखने पर लूज है। अर्धचालक इसमें करंट धारा प्रवाह नहीं होता है। उसी तरह क्या होता है, कम लूज यानी घटता है, क्या है, घटता है। अर्धचालक ताप बढ़ने के साथ साथ अर्धचालक का क्या
अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, घटता है, एकदम मेरे दोस्त घटता है। अगर आपको यहाँ पे अर्धचालक ना हो, अगर यहाँ पे अर्धचालक ना हो, क्या हो, चालक हो, तो चालक का क्या होगा, बढ़ता है। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछता है। अर्धचालक क्या होता है, घटता है, एकदम सही। अगर अर्धचालक यहाँ पर न हो, आपको क्या हो, चालक हो, तो वह क्या होगा, बढ़ता है। वह क्या हो जाएगा, बढ़ता है मेरे दोस्त। चालक क्या है, बढ़ता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा, घटता है। चलिए, उसके बाद 27वां प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्ग माध्यम मूल मान का अनुपात है। बताइए क्या होगा मेरे दोस्त, क्या होगा, √2 हो जाता है। करेक्ट ऑप्शन बी से हो जाएगा, ठीक, √2 होता है। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने लास्ट प्रश्न है मेरे दोस्त। टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति परास का उपयोग होता है। टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति परास का उपयोग होता है मेरे दोस्त। बहुत अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे दोस्त। कितना होता है, 30 से 300 मेगाहर्ट्ज होता है मेरे दोस्त। कितना होता है, 30 से 300 मेगाहर्ट्ज। देखिए ऑप्शन करेक्ट सी में दिखाई दे रहा है। करेक्ट ऑप्शन सी से हो जाएगा, 30 से 300 मेगाहर्ट्ज। क्या होगा, 30 से 300 मेगाहर्ट्ज होता है। करेक्ट ऑप्शन सी से हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है, सी से हो जाएगा, ठीक। चलिए दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो चमका तो आप वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए दोस्तों। और आपको यह PDF नोट्स कहाँ मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं, आपको नंबर दे रहा हूँ 6204317872 पर हाय हेलो अपना नाम जरूर भेजिएगा, मैं ग्रुप में जोड़ देगा। और आप इस वीडियो के नीचे जाइए, इस वीडियो के नीचे जाइए, आपको टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक करेंगे और आप ज्वाइन हो जाएंगे। तो ओके बाय, गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय, टाटा।